मुझे कहाँ मालूम था कि घर में कुछ खाने के लिए भी बेटे बहू से इजाज़त लेनी पड़ेगी। आंखों में आंसू ला देगी ये कहानी। शुक्रवार का दिन था। दफ्तर और स्कूल में गुरु पूर्णिमा की छुट्टी थी। सब आराम से सो रहे थे। शैलजा जी धीरे से रसोई में गईं और 2 कप चाय बनाकर बरामदे में बैठ गईं और बोली, सुनते हैं चाय बन गई है, आ जाइए बाहर। हल्की धूप है और हवा भी अच्छी चल रही है। अब विटामिन डी के लिए दवाई खाना अच्छी बात नहीं है। जब फ्री में भगवान विटामिन डी बांट रहे हैं तो कमरे में क्यों बैठे हैं? शैलजा जी अपने पति गिरीश जी से कहती हैं। गिरीश जी कमरे से बोले, आता हूँ भाग्यवान, 1 कप चाय बनाई हो और बुला तो ऐसे रही हो जैसे चाय के साथ न जाने क्या क्या खिलाओगी। सही कहते हैं लोग, कमाओ पति लाख का और रिटायर पति खाक का। इतना कहकर बाहर बिछी हुई खाट पर आकर बैठ गए। शैलजा जी बोली, ये जो आपने अभी अभी एक जुमला बोला उसकी क्या जरूरत थी? गिरीश जी बोले, तो क्या गलत बोला भाग्यवान, तुम ही बताओ। एक वक्त था जब चाय के साथ बिस्कुट पकौड़े और कुछ नहीं तो ब्रेड ही सेक कर देती थी। अब देखो सुबह हो या शाम बस 1 कप चाय के साथ पानी दे देती हो। वो इसलिए कि अब मैं कमाता नहीं हूँ। शैलजा जी बोली, आप तो सब जानते हैं, फिर क्यों अपने मन को दुखी करते हैं और ये सब कहकर मुझे भी आप दुखी कर देते हैं। अब कहाँ मेरे हाथ में सब कुछ है। पहले की बात अलग थी। रसोई और घर सब मेरे हाथ में था, पर मैंने तो अपना पूरा साम्राज्य अपने ही हाथों से बहू को सौंप दिया था। पर मुझे क्या मालूम था कि घर में कुछ खाने के लिए भी बेटे बहू से इजाज़त लेनी पड़ेगी। लोग चाय के साथ बिस्कुट डुबाकर खाते हैं, पर यहाँ मीठी चाय में अपने नमकीन आंसू मिलाकर शैलजा जी पी रही थी। तभी उधर से शैलजा जी की बहू जूही अपने बालों को लपेटते हुए आई और बोली, मम्मी जी, एक दिन भी चैन की नींद नहीं सोने देते आप लोग। क्या होता अगर सुबह चाय नहीं पीते? तब से बर्तनों की ढनर मनर की आवाज़ आ रही है। मेरा नहीं तो कम से कम अपने बेटे का ही ख्याल कर लेती। दिन रात मेहनत करते हैं तब जाकर 2 पैसे कमाते हैं। आप लोग की तरह नहीं कि बैठकर खाट तोड़ते हैं। शैलजा जी बोली, बहू सुबह सुबह लोग राम का नाम लेते हैं। मैंने तो तुम्हें चाय बनाने के लिए भी नहीं जगाया, फिर भी तुम सुबह सुबह ऐसी बातें कर रही हो। जूही बोली, आपको पता है ना, पूरा दिन उनके इंतज़ार में मैं भी आराम नहीं कर पाती हूँ। सोचा था आज थोड़ा सो लूँगी, पर आप दोनों से वो भी देखा नहीं गया। गिरीश जी बोले, बहू तुम्हारी नींद खराब हो गई उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर तुम अमन के लिए दिन में जागती हो तो अपना पत्नी धर्म निभाती हो, कुछ घंटे पति के लिए जागती हो तो इतनी तकलीफ। इस माँ ने कई रातें अपने बेटे की नींद के लिए कुर्बान की हैं, क्या उसका कोई मोल नहीं है? इसने तुम्हें नहीं जगाया कि तुम्हारी नींद ना खराब हो, फिर भी तुम इस बेचारी को सुना रही हो। जूही बोली, छोड़िए, मुझे आज आप लोगों से बहस नहीं करनी, वरना बेकार में बात का बतंगड़ बनेगा, जिसके लिए ना तो मेरे पास वक्त है ना ही आपके बेटे के पास। इतना कहते हुए जूही वहाँ से चली गई। गिरीश जी और शैलजा जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। करीब 9 बजे अमन जगा। जूही ने मुस्कुराते हुए उसे चाय दिया और बोली, नाश्ते में क्या बनाऊं? अमन बोला, आज छुट्टी है, मैं बाहर से कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। वैसे भी कहाँ हर रोज़ तुम्हें आराम मिलता है। अमन के इतना कहते ही जूही खुश हो गई और फ़ोन लेकर एक किनारे वो भी बैठ गई। अमन भी अपने फ़ोन में लगा था। तभी शैलजा जी आई और बोली, बेटा अमन मेरी एक बात सुनो। अमन फ़ोन में इतना लीन था कि शैलजा जी के 2-3 बार कहने पर भी नहीं सुना। गिरीश जी अपनी कड़क आवाज़ में बोले, अमन तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कह रही है। अमन ने मुड़कर पीछे देखा और बोला, बाबूजी अगर मैं नहीं सुन रहा हूँ इसका मतलब है कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ। आप लोगों की फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। गिरीश जी बोले, बेटा एक तो वैसे भी तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं होता, आज छुट्टी का दिन है तब भी क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है? जूही ने भी गुस्से भरी नज़रों से शैलजा जी की ओर देखा तो शैलजा जी गिरीश जी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, जाने दीजिए, हो सकता है ज़रूरी काम कर रहा होगा। जूही बोली, देख लिया आपने, एक दिन जब आपका इन लोगों के साथ वक्त नहीं कटता तो मेरे बारे में सोचिए, पूरा दिन मैं कैसे अपना समय काटती हूँ। आप आराम से चाय पीजिए, मैं देखती हूँ इनको। जूही उठकर चारपाई के पास गई और बोली, बताइए क्या तकलीफ़ है आप दोनों को? क्यों नहीं हमें 2 पल चैन से बैठने देते? शैलजा जी बोली, बहू कोई परेशानी नहीं, बस मैं ये कह रही थी कि अमन बाहर से खाना लाने की बात कर रहा है, पर बाहर का खाना तो हम दोनों खा नहीं पाते हैं। ऊपर से 9 बज चुका है, इनकी दवाई लेने का वक्त हो गया है। अगर तुम घर में ही कुछ बना देती तो। जूही बोली, बस अपने सुख से मतलब है आप दोनों को, 2 पल हमें चैन से बैठने नहीं देते, ऊपर से ये उम्मीद कि मैं आपके लिए घर में खाना बनाऊंगी। अगर इतनी ही दिक्कत है तो अपने लिए 4 रोटी बना लीजिए और कल रात की दाल रखी हुई है उसके साथ खा लीजिए। इतना कहते हुए जूही वहाँ से चली गई।
माँ बाप उम्मीद भरी नज़रों से बेटे की तरफ देखते हैं। बेटा फ़ोन में देखते हुए चला गया। शैलजा जी अपने आंसुओं को छुपाने की नाकामयाब कोशिश करते हुए गिरीश जी से बोली, सुनिए मैं रोटी बना देती हूँ या फिर देखती हूँ अगर फ्रिज में ब्रेड होगा तो वो सेक दूंगी। कभी कभी हल्का फुल्का नाश्ता भी करना सेहत के लिए अच्छा होता है। गिरीश जी मुस्कुराते हुए पत्नी को देखते और सोचते, क्या से क्या हो गई जिंदगी। बच्चों के मुंह में हर रोज की लगभग यही कहानी थी। आज तो बेटा था जब उसके सामने माँ बाप की ये स्थिति थी, तो उसकी अनुपस्थिति में बेचारे बूढ़े माँ बाप की क्या दशा होती होगी, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। कुछ रोज बाद जूही अपनी किसी सहेली के किटी पार्टी से लौटी तो उसने शाम में कुछ बनाया नहीं। शैलजा जी चुपचाप रसोई में गई, फ्रिज खोली। जैसे ही ब्रेड का पैकेट निकालने लगी तो जूही पीछे से बोली, मम्मी जी लगता है ब्रेड खाने की आपको लत लग गई है। सना का स्कूल खुल गया है, वो सुबह सुबह ब्रेड बटर खाकर जाती है। अब अगर आपने अभी ख़त्म कर दिया तो सुबह मैं कहाँ से लाऊंगी। सुबह की रोटी बनी हुई है, सब्जी भी बची हुई है, उसे खाकर ख़त्म कीजिए, क्यों अनाज बर्बाद कर रही हैं। बेचारी शैलजा जी ने चुपचाप सुबह का खाना गर्म किया और गिरीश जी के पास ले गई। गिरीश जी ने चुपचाप खा लिया पर उनकी आंखें भर आई। शैलजा जी ने देखा और बोली, सुनो जी अब बर्दाश्त नहीं होता। आपको पेंशन मिलता है पर आप वो पैसे भी अपने बेटे बहू के डर से खर्च नहीं करते कि लोग कहीं बेटे से सवाल ना करें कि बुढ़ापे में माँ बाप का खर्चा नहीं उठा पाते। उनके साथ रहने से क्या हमारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। इससे बेहतर तो आप मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आइए। अपना दुख तो फिर भी मैं सह लूँगी पर आपका मुरझाया चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। इतना कहकर शैलजा जी फूट फूट कर रोने लगी। गिरीश जी शैलजा जी के आंसू पोंछते हुए बोले, शैलजा कल का सूरज तुम्हारे लिए नई रोशनी लाएगा। मैं वचन देता हूँ तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं आने दूंगा। उन्होंने चुपचाप रूखी सूखी खाई और पत्नी को कुछ देर में आता हूँ कहकर घर से बाहर निकल गए। गिरीश जी के घर को छोड़कर 4 घर बाद उनका एक पुराना मित्र अरुण शुक्ला रहते थे, जिनसे वो हर रोज़ मिलते थे और वो उनके हालात के बारे में सब जानते थे। उन्होंने अपनी आप बीती उन्हें बताई। शुक्ला जी बोले, यार गिरीश, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, करीबन यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक सोसाइटी बन रही है जहाँ हमारे पुराने कई मित्र रह रहे हैं। कुछ बच्चों के साथ रह रहे हैं, कुछ अकेले रह रहे हैं। मैंने भी कुछ पैसे लगाकर वहाँ घर लिया है और इस घर के निचले हिस्से में बेटा रहेगा, ऊपरी हिस्से को किराया लगाकर जा रहा हूँ। उसी किराए से महीने का खर्च भी निकल जाएगा। तुम वहाँ घर क्यों नहीं ले लेते, तुम्हारे घर के तो अच्छे दाम मिल जाएंगे। गिरीश जी बोले, अरुण तुम मेरे सामने अभी उस बिल्डर को फ़ोन करो और पूछो कितनी जल्दी मुझे घर मिल सकता है और इस घर को बेचने की बात चलाओ। मैं जल्द से जल्द इस घर से निकल जाना चाहता हूँ। बस याद रखना ये बातें हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। अरुण जी ने तुरंत बिल्डर से गिरीश जी की बात करवाई और सब तय करवा दिया। कुछ घंटे बाद गिरीश जी घर लौट कर आए तो जूही दरवाजे पर थी। बोली, बाबूजी ये क्या नया शौक पाल लिया है, ये कोई घर आने का समय है। गिरीश जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप कमरे में चले गए। शैलजा जी ने जब पूछा तो गिरीश जी ने बस धैर्य रखने को कहा और कोई जवाब नहीं दिया। करीब करीब 15-20 दिन बाद अरुण जी का फ़ोन आया। उन्होंने पूरी बात बताई। गिरीश जी मुस्कुराकर शैलजा जी को बोले, इस घर में कुछ अच्छी यादें तो है नहीं, तो जो थोड़े बहुत तुम्हारे कपड़े और अम्मा बाबूजी की तस्वीर है एक अटैची में रख लो। फिर उन्होंने पत्नी को सारी बात बताई। शैलजा जी घबरा रही थी। गिरीश जी बोले, घबराती क्यों हो, तुम्हारा पति अभी जिंदा है। जिन बच्चों के लिए तुमने अपनी रातों की नींद गंवाई हो, जब उनके पास तुम्हारे लिए वक्त ही नहीं तो इस घर में हम रहकर भी क्या करेंगे। शाम में अरुण जी के साथ कुछ लोग आए। जूही ने बहुत हंगामा किया और अमन को फ़ोन लगाया। उन लोगों ने पूरा घर देखा। शैलजा जी और गिरीश जी ने कागज़ पर दस्तखत कर दिए। उतनी ही देर में अमन लौट कर आया। जब तक अमन को सारी बात पता चली, गिरीश जी ने अपना काम कर दिया। बिल्डर ने बताया, फ़िलहाल एक घर तैयार है, आप कुछ दिनों के लिए उसमें शिफ्ट हो जाइए। करीब 1 महीने बाद आपका फ्लैट भी तैयार हो जाएगा। हम आपको उसमें शिफ्ट करवा देंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। अमन ने पूछा, बाबूजी ये सब क्या चल रहा है, क्या कोई मुझे कुछ बताएगा। गिरीश जी बोले, तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त कहाँ है, अब तुम कहते हो तो बता देता हूँ। ये घर मैंने बेच दिया और अपने लिए एक नया घर भी खरीद लिया। आज के आज हम इस घर में शिफ्ट हो रहे हैं। पेंशन मिलता है और घर खरीदने के बाद जितने पैसे मेरे पास बचे हैं उससे तो मेरा जीवन भी कट जाएगा और अंतिम क्रियाक्रम भी हो जाएगा। तो हमारा साथ इतने दिनों तक का ही था, जयराम जी की। इतना कहकर गिरीश जी ने शैलजा जी का हाथ पकड़ा और नए सफ़र पर निकल पड़े। बहू कहने लगी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, कोई माँ बाप अपने बच्चों के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है।
शैलजा जी एक पल को रुकी और बोली, जो तुमने हमारे साथ किया है अभी तो उसका फल भोगना तुम्हें बाकी है और वो फल तुम्हारे बच्चे तुम्हें देंगे। हमने तो अपना क्रियाक्रम तक का इंतजाम कर लिया, तुम अब अपना सोचो। इतना कहकर वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए निकल गईं और फिर कभी मुड़कर उन रिश्तों को याद नहीं किया जिन्होंने ना तो कभी वक्त दिया ना कभी सम्मान। मित्रों, मैं ये नहीं कहती कि सभी बच्चे बुरे होते हैं, पर जिन पर बीती है उस माता पिता के कष्टों को ही नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या गिरीश जी ने अपने बेटे के साथ अन्याय किया या उनका फैसला सही था? दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। ऐसी दिल छू जाने वाली कहानियों को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।